मस्त लग रहा है, अमन को पसंद आया बैकग्राउंड। ओके चलो, चल वी स्टार्ट। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा, हम लोगों ने इससे पहले एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा। एपिथेलियल टिश्यू के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वी डिस्कस्ड। ओके, तो बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, सो एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। वी आल्सो डिस्कस द काइंड ऑफ जंक्शंस दे हैव, द टाइड जंक्शन, द गैप जंक्शन, जो भी रहता है ना, तो वो सब हम लोगों ने पढ़ा। स्पेशलाइज्ड टिश्यूज भी हम लोगों ने पढ़े, ठीक है, द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेशल फंक्शन, तो वो भी हम लोगों ने पढ़ा। ओके, नाउ वी नीड टू स्टार्ट विद द कनेक्टिव टिश्यू। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं मेरा एक प्लग लेके आता हूँ। आई नीड टू जॉइन माय दिस पेन टैबलेट, गिव मी अ मिनट। ओके, सो नाउ वी नीड टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू। 4 टिश्यूज है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो 4 अलग अलग टिश्यूज आते हैं, तो उसमें से एक तो हमारा हो गया, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। नाउ वी नीड टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। अभी नाम से ही पता चलता है, व्हेन आई से कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या आता है, द वन विच कनेक्ट्स वन पार्ट ऑफ द बॉडी विद अनदर, so that's called as the connective tissue। तो उसको हम लोग connective tissue बोलते हैं। So let us understand the general characteristics of the connective tissue, then followed by the classification। जैसे हम लोग epithelial tissue में general characteristics पढ़े थे, जैसे the cells are attached to each other, so there is no space present between the cells, intracellular space is absent। उसके बाद हमने देखा था all the cells are based on the basement membrane epithelial tissue में, ठीक है। Now epithelial tissues, mostly all the tissues are made up of single lining of the cells, one line से ही बनते हैं। There are some which are formed, so that's called as the compound epithelium, which is formed by more than two lining of the cell। And then of course the cells will have the tissue will have an important function of protection as well as secretion। तो ऐसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे एपिथेलियल टिश्यू के, वैसे ही कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है कनेक्टिव टिश्यू के, जो सब टिश्यूज में आएंगे। एंड देन द फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स विल चेंज एज पर द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सबसे पहला, इट इज ऑल्सो नोन एज द लिंकिंग टिश्यू और द ऑर्गन्स, ठीक है, द वन विच हेल्प्स टू लिंक द टिश्यूज और द ऑर्गन्स, उनको जोड़ने में काम में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ स्किन हियर, ठीक है, okay, जैसे for example we have a skin here and then we have muscles here, so skin and muscles are joined together by this loose connective tissue। तो आप ये देख सकते हो, ठीक है, और also the fat tissue, so that will help in joining the skin with the muscles। तो ऐसे ही join हो गया। so it is present between the skin or also known as the integument and the muscles। तो दोनों के बीच में ये रहेगा skin और integument। integument पता है क्या होता है, integument, do you know the meaning of this word? Anyone knows? Yes. No, integument का मीनिंग आता है, integument मीनिंग, किसी ने हाथ ऊपर किया है, कौन है हाथ ऊपर किया, वैष्णवी, क्या हुआ? integument का मीनिंग आता है skin along with the derivatives। what are derivatives? The nails, the hair, like that, ठीक है। सो स्किन अलोंग विद द डेरिवेटिव, जिसमें ग्लैंड्स भी आएंगे, जैसे स्वेट ग्लैंड आता है, फिर उसके बाद सिबेशियस ग्लैंड आता है, तो ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स मिलकर बनता है इंटीग्यूमेंट। सो इंटीग्यूमेंट इज नथिंग बट द स्किन अलोंग विद द स्किन डेरिवेटिव्स, सो दैट्स कॉल्ड एज द इंटीग्यूमेंट। समझा, समझ में आ रहा है सबको ये, ठीक है। Yes. इंटीग्यूमेंट का मीनिंग कहीं तो भी आप लिख के रखो, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, आगे बढ़े। No, sir. 1 minute. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, लिख लो। आ गया रुक जा, लास्ट स्लाइड आ गया। सर आ गए, लंके सर को भेज देते हैं हम पैनलिस्ट में। गए सर आप पैनलिस्ट में। Sir. सरडन, सरडन हो गया, सरडन। ओके चलो,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, नाउ कनेक्टिव टिश्यू अगर आप देखोगे ना तो दिस टिश्यू विल बी फॉर्म बाय वेरी फ्यू सेल्स एंड दिस सेल्स आर नॉट अटैच्ड टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड या फिर चिपका हुआ होता नहीं है, इंस्टेड देयर विल बी स्पेस, सो बिटवीन द सेल्स देयर विल बी abundant tissue space and that space will be filled with some or the other kind of a substance, तो उसको हम लोग बोलते हैं matrix. So this matrix can be solid, the matrix can be liquid, or the matrix can be flexible or semi-solid. Depending upon the type of matrix पे connective tissue के types आते हैं. So between the cell there is lot of space or gap, and that gap is filled with the matrix. ठीक है? So most abundant and widely distributed the structure of the connective tissue is such, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. No, matrix is not made up of the cells. जैसे मैंने बताया ना, तो matrix can be either hard, जिससे बोन बनते हैं, जैसे बोन्स का मैट्रिक्स होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस से बनता है. मैट्रिक्स कैन बी फ्लूइड, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड, सो द ब्लड इज मेड अप ऑफ, ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है दैट इज प्लाज्मा, इज मेड अप ऑफ वाटर along with the proteins and all. Matrix can be flexible, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कार्टिलेज, सो इट इज मेड अप ऑफ फाइबर्स, तो ऐसा. ठीक है, so that is how the matrix will be seen. So basically they have very few cells, they are all loosely attached, or there is a space present between the cells and this space will be filled with the substance known as the matrix. Connective tissue is considered as the most abundant and widely distributed tissue. हमारे बॉडी में सबसे बड़ा टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू होता है, और उसमें भी एक टाइप होता है कनेक्टिव टिश्यू का, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, सो दैट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू फाउंड इन द बॉडी. सबसे बड़ा टिश्यू हमारे बॉडी का वही है. ओके, तो ये रहेगा आपका एक टिपिकल स्ट्रक्चर और द कैरेक्टर ऑफ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, सो इट इज एब्सेंट ऑन द बॉडी सर्फेसेस. बॉडी सर्फेस पे आपको कनेक्टिव टिश्यू नहीं मिलेगा, हमेशा नीचे मिलेगा. क्यों? क्योंकि इट इज नोन टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ द बॉडी विद अनदर. ठीक है, तो इसके लिए हमेशा याद रखो बॉडी सर्फेस पे आपको ये कभी भी मिलेगा नहीं. ओके, जैसे स्किन होता है तो स्किन की जगह कनेक्टिव टिश्यू नहीं मिलेगा आपको. राइट दिस पॉइंट्स डाउन. हो गया तो बोल दो, वी विल मूव अहेड. डन. यस चल सर, मुझे फर्स्ट से दिखाओ. तेजल को पहले स्लाइड से देखना है. ये पहला स्लाइड है बेटा. डन. This is the second slide. Finished? Okay. Now, connective tissue is considered as highly vascular type of tissue. मतलब vessels वगैरह ये सब मैंने blood supply वगैरह रहता है except for the cartilage. Cartilage मतलब क्या है? ये जो हमारा ear का होता है ना, pin of the ear, so that's called as a cartilage. So that is not directly supplied by the blood. बाकी हर जगह पे आप देखोगे तो it will be rich in blood supply. तो connective tissue is considered as highly vascular type of tissue or vascularized tissue. मतलब इसको proper blood supply रहेगा. Let it be bone, let it be like say for example fibrous connective tissue or fat tissue or areolar connective tissue like that. ठीक है, so everywhere you will find it will be rich in blood supply. Now classification अगर आप देखते हो, classification of the connective tissue which is based on the type of matrix they have. जैसे मैंने बताया ना कि मैट्रिक्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है, तो सबसे पहला दैट इज नोन एज द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर.
which will have the matrix which is soft and fibrous in nature. So either it's going to be soft or it will be fibrous in nature, made up of fibers. तो ऐसा मैट्रिक्स रहेगा. स्केलेटल टिश्यू अगर आप देखते हो, इट्स अ टाइप ऑफ अनदर टाइप ऑफ टिश्यू. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ डेंस मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स. डेंस मिनरलाइज्ड मतलब क्या? द वन विच इज रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. तो ये मिनरल से ही रिच रहता है. सो इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ स्केलेटल टिश्यू. एंड द थर्ड वन इज नोन एज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच विल हैव द लिक्विड मैट्रिक्स विच इज नोन एज द प्लाज्मा. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा. तो इट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा, right? So liquid matrix. So इसमें it will be rich in water. Along with the water there are certain dissolved contents and proteins and all will be present within them. Like blood is an example of this. So ये तीन basic types आते हैं. These are the three basic types based on the type of matrix they have. ठीक है, so either it's going to be connective tissue proper which will have a soft and fibrous matrix, skeletal tissue which will have dense mineralized matrix, and fluid connective tissue which will have liquid matrix. ठीक है, so that is how we see the importance of these types. Now एक एक करके देखते हैं, थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया लेते हैं and then we'll start with the specific one. जैसे connective tissue proper. Now connective tissue proper में we have this tissue, a very important tissue called as areolar or loose connective tissue. Now this is considered as the most abundant tissue. बॉडी में जहां कहीं पे भी ऑर्गन्स के बीच में गैप है, दैट गैप विल बी फिल्ड बाय एरियोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू. कहीं पे भी पूरे बॉडी के राइट फ्रॉम हेड टू टो कहीं पे भी अगर ऑर्गन्स के बीच में, टिश्यूज के बीच में अगर गैप रहेगा तो दैट गैप विल बी फिल्ड विद द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. सो इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट अबंडेंट इन दिस, राइट. उसके बाद दूसरा एक टिश्यू आता है दैट इज नोन एज द एडिपोज टिश्यू. मतलब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में भी दो आएंगे, कौन से? एरियोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा आएगा एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू को दूसरा नाम जो आता है दैट इज नोन एज द फैट टिश्यू. ठीक है, एडिपोज टिश्यू और द फैट टिश्यू, ऐसा हम लोग इसको बोलते हैं. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टिश्यू व्हिच वी हैव. उसके बाद देन वी हैव द स्केलेटल टिश्यू. तो स्केलेटल टिश्यू में क्या क्या आएगा? तो सबसे पहला तो ऑफ कोर्स देयर विल बी बोन. बोन के साथ आएगा कार्टिलेज विच इज फ्लेक्सिबल, जैसे ये वाला पिन ऑफ द ईयर, टिप ऑफ द नोज. सो दैट इज ऑल मेड अप ऑफ कार्टिलेज. सो दैट इज योर स्केलेटल टिश्यू. उसके बाद देन वी हैव फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में भी दो आएंगे, कौन कौन से? सबसे पहला आएगा ब्लड और दूसरा आएगा लिम्फ. lymph is present in the lymph vessel, blood is present in the blood vessels. दिया को चाहिए लास्ट स्लाइड, ये ले दिया सर. सेकंड लास्ट स्लाइड. अरे यही ना सर इसके दो पहले वाला, ये वाला. इसके आगे का, इसके पहले वाला. कितनी कंफ्यूज्ड है रे. डन सर. ओके एक मिनट. चलो आगे बढ़ते हैं. तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ टिश्यूज. सर मुझे फ्लूइड का समझ में नहीं आया. क्या नहीं समझ में आया फ्लूइड का? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये, अच्छा ब्लड क्या है पता है क्या? ब्लड, व्हाट इज ब्लड? कैन आई से दैट इट इज कनेक्टिंग वन टिश्यू विद द अदर? जैसे ब्लड वेसल्स है तो बहुत सारे टिश्यूज को, बहुत सारे लाइक ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा है, बराबर है. सो ब्लड बेसिकली इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन उसका जो फ्लूइड होता है ना, दैट फ्लूइड इज नोन एज प्लाज्मा. ठीक है, सो द फ्लूइड इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा. सो बेसिकली ब्लड का जो कंसिस्टेंसी होता है वो प्लाज्मा रहता है, यानी फ्लूइड रहता है. और ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं, तो कौन से? जैसे आरबीसी रहेगा, डब्ल्यूबीसी रहेगा और प्लेटलेट्स रहेंगे. Correct. Whereas we have another fluid connective tissue that's called as the lymph, which also contains the WBCs along with the fluid. ठीक है, so that is how we see, and it is constantly moving, flowing होने वाला, flow होने वाला ये tissue होता है. Fine. आप समझा अमन? Yes, sir. Okay.
तो ये हो गया हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा, ये इसके लिए उन्होंने बोला है कि ये 12 मैंने हम लोग को 11 में पढ़ना है, पता नहीं 12 कहाँ से आ गया। सर्कुलेटरी सिस्टम करके एक चैप्टर है, देखो आप लोगों को, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, उसमें ये टिश्यू हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके सर, एक बार कनेक्टिव टिश्यू वाला, अरे बाप रे किधर है, कौन सा रे खुशी, तुम लोग लेट ज्वाइन कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? विच कनेक्टिव टिश्यू वाला स्लाइड, सारे कनेक्टिव टिश्यू ही है। शिखू, मास्टर शिखू, प्रॉपर वाला, ये वाला। अच्छा, लेकिन इसके डिटेल्स हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे। So first type is areolar connective tissue. As I said, it is considered as the most abundant. So it is called as areolar, loose or spongy connective tissue. ठीक है। अच्छा, अभी इसका मतलब हम लोग को ये पूरे कनेक्टिव टिश्यू में क्या पढ़ना है, तो दो चीजें पढ़नी, कौन कौन सी? वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज इसका सर आपका मैट्रिक्स वॉइस इससे बनता है, एंड देन टाइप ऑफ सेल्स। वॉइस ब्रेक हो रहा है, फिर यस से सर। चलो गया नाटक, एक मिनट। चलो एक वीडियो थोड़ी देर के लिए बंद रखता हूँ। सानिका ने किया है हाथ ऊपर, मैंने दे दिया उसको माइक का ऑप्शन। अच्छा, अभी सुनाई दे रहा है? यस सर। साहिल, साहिल, ओके। सो बेसिकली वी हैव टू पार्ट्स व्हिच वी नीड टू स्टडी हियर। सबसे पहला आएगा दैट इज द मैट्रिक्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ मैट्रिक्स इट हैज एंड देन वी नीड टू डिस्क्राइब इट। ओके, एंड देन वी हैव द टाइप ऑफ सेल्स, कौन से टाइप के सेल्स इसके अंदर होते हैं तो वो डिस्क्राइब करना है। तो ऐसे दो हेडिंग्स में हम लोग को ये पूरा टिश्यू पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो, एरियोलर, लूज और स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू, एज आई सेड नो, इट इज प्रेजेंट जस्ट अंडर द स्किन, बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, and because it is present just under the skin, between the skin and muscle, therefore its quantity is used, so that is what is considered as the most abundant tissue, so found between the skin and muscles। तो इसके बीच में आपको ये टिश्यू मिलेगा, तो स्किन और मसल्स के बीच में भी छोटा सा गैप होता है, तो उसके अंदर ये एरियोलर और लूज और स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू रहेगा, ठीक है। देन अगर आप देखोगे ना, तो इसके जो मैट्रिक्स होता है, द मैट्रिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टिश्यूज इज मेड अप ऑफ द फाइबर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर देयर। अगर आप देखोगे ना, तो ये वाला जो फाइबर है ना, ये एकदम थिक है, और ये वाला जो फाइबर है ये एकदम थिन है। पढ़ेंगे हम लोग ये कौन कौन से फाइबर्स होते हैं, एंड अलोंग विद द फाइबर इट्स गोइंग टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो जैसे यहाँ पे ये एक सेल है, फिर ये एक सेल है, फिर ये एक सेल है, फिर ये एक सेल है, ऐसे अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। So as I said, no, we need to understand the matrix. So here the matrix of the connective tissue will be made up of the fibers. तो ये fibers का बनता है। तो ये fibers को secrete कौन करेगा? तो ये fibers को secrete करने का काम करता है the cells. So we need to understand the cells also. So let us understand one by one. So fibers will form the matrix. ठीक है, तो ये जितने भी fibers है ना, वो matrix बनाने का काम करेंगे। Now फाइबर्स दो टाइप के आएंगे, फर्स्ट वन इज नोन एज द व्हाइट फाइबर एंड द सेकंड वन इज नोन एज द येलो फाइबर। एज यू कैन सी हियर, व्हाइट फाइबर इज वेरी थिक, यस, मैट्रिक्स इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द सेल्स, श्रद्धा, करेक्ट। तो ये सेल्स का ही काम रहेगा। अच्छा, अभी ना व्हाइट फाइबर्स होते हैं, सो एज यू कैन सी हियर, व्हाइट फाइबर इज थिक एंड अनब्रांच्ड, राइट, तो एकदम ऐसे थिक और टफ है और अनब्रांच दिख रहा है। वेयर येलो फाइबर्स आर थिन एंड ब्रांच्ड, येलो फाइबर्स के ब्रांचेस होते हैं। सो यानी इसका मतलब ये होता है कि व्हाइट फाइबर अगर थिक है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, और येलो फाइबर अगर थिन है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। सो इट्स गोइंग टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर टिश्यूज, right? So that is the work done by these fibers. तो ऐसे दो टाइप के fibers. So let us study कि what white fibers are and what the yellow fibers are. So white fibers, of course, they are white in color. So naturally, yellow fibers will be yellow in color. White fibers are going to be wavy and unbranched, whereas yellow fibers are linear, straight. Wavy का मतलब क्या आता है? White fibers आपको ऐसे ऐसे दिखेंगे, yellow fibers आपको straight दिखेगा like this.
ठीक है। देन व्हाइट फाइबर्स आर प्रेजेंट इन बंडल्स, तो इन्हें बहुत बड़ा थिक बंडल की तरह दिखेगा, वेयर एज येलो फाइबर्स आर सीन एज सिंगल, सो जो आप लोगों को डायग्राम में भी दिख रहा है, तो एज अ सिंगल फाइबर करके दिखेगा। White fibers are always going to be unbranched. They do not show any branching pattern, whereas yellow fibers will show branched, usually Y-shaped. तो अगर आप देखो ना, इधर एक Y बन गया, इधर एक Y बन गया, नीचे एक Y बनता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे Y-shaped रहेगा। As I said, इनका जो कैटेगरी है, मतलब ये क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, it all depends on the type of substance they are made up of. So white fibers are basically made up of collagen, मतलब प्रोटीन फाइबर्स ही है, उनका नाम है कोलेजन, वेयर एज येलो फाइबर्स आर मेड अप ऑफ इलास्टिन। तो नेचुरली अगर किसी भी टिश्यू में कोलेजन रहेगा तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, टफनेस एंड रिजिडिटी, जैसे प्लांट्स में भी होता है वैसा, तो इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड टफनेस टू दैट पर्टिकुलर टिश्यू, वेयर एज इलास्टिन, अभी नाम से ही पता चल रहा है, इलास्टिन मतलब इट्स गोइंग टू प्रोवाइड इलास्टिसिटी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। तो टिश्यू को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेगा व्हाइट फाइबर्स, और उसको फ्लेक्सिबल बनाने का काम करेगा येलो फाइबर्स, विच इज मेड अप ऑफ इलास्टिन। ठीक है, तो ऐसा ये टिपिकल डिफरेंस आता है बिटवीन व्हाट द व्हाइट फाइबर्स आर एंड व्हाट द येलो फाइबर्स आर। ओके, जस्ट राइट दिस डाउन नाउ फास्ट, होने के बाद मुझे बोल दो। रिजिड का मतलब आता है टफ, hard and tough. It makes it very strong, rigid. डैन सर मत बोलो, डैन क्या है, डैन अमन, व्हाट इज दिस डैन? गुड, डन। सानिका का हो गया। डन सर। ओके, चालू करते हैं आगे का पार्ट। ओके, now we have already seen what the fibers are made up of, और fibers, कोलेजन का मीनिंग आता है, कोलेजन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। तो ये फाइबर्स दोनों भी प्रोटीन से ही बनते हैं, इलास्टिन इज आल्सो टाइप ऑफ प्रोटीन, कोलेजन इज आल्सो टाइप ऑफ प्रोटीन, तो उससे ये बनता है। और वेवी, वेवी का मतलब आता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ऐसे लाइक दिस, स्ट्रेट नहीं रहता है, लीनियर मतलब स्ट्रेट ना, दिस इज हाउ इट इज सीन, वेवी। ओके, तो ऐसा ये व्हाइट फाइबर्स एंड येलो फाइबर्स। ओके, अच्छा फाइबर्स तो हो गए, अभी सेल्स देखना पड़ेगा। Now, as I said, ना there are different types of cells which are present. तो सबसे पहला जो सेल आता है ना, that's called as the fibroblast. अभी नाम से ही पता चलता है, when I say fibroblast, मतलब इनका काम क्या रहेगा? What will be their function? To produce fiber. Very good. It is known to produce the fiber. Therefore, they are largest type of cells, and number is also going to be used. So they are flat cells with many branching processes. इफ यू कैन सी हियर ऐसे स्टार शेप दिखता है, इसको ना बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सेल रहेगा, ऐसा सेल रहेगा, तो इसको बहुत सारे ऐसे ब्रांचिंग पैटर्न्स दिखेंगे, राइट? ऐसा लगता है कि बहुत सारे ब्रांचेस आ गए, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। और ये ब्रांचिंग पैटर्न से, यानी ये जो एक्सटेंशन आता है ना साइटोप्लाज्म का, उसी से ये फाइबर्स बनना चालू करेगा। ठीक है, सो दे आर बेसिकली द फ्लैट सेल्स विथ ब्रांचिंग प्रोसेसेस, एंड दे मेक बोथ द फाइबर्स एज वेल एज द मैट्रिक्स, यानी बचा हुआ जो पार्ट है इसका, सो दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट। लेकिन ये बचा हुआ जो पोर्शन रहता है मैट्रिक्स, मतलब जो फाइबर्स के अलावा जो पोर्शन रहता है, दैट इज वेरी मिनिमल, बिकॉज फाइबर्स आर सो डेंस एंड दे कवर द एंटायर टिश्यू। तो फाइब्रोब्लास्ट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट सेल, इसका नंबर भी ज्यादा होता है, बिकॉज इट इज नोन टू प्रोड्यूस द फाइबर्स। तो ये एक सबसे पहला सेल, इसको लिख लो। हो गया? Yes, sir. ओके, तो ये हो गया हमारा पहला टाइप। Sir, बाद में हाँ हाँ,
Yes, sir. Done. Sir, done. Okay. Now, second type which we have here is the macrophage. अब ये ना बहुत कॉमन सेल है, यानी बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज में ये मिलता है. दैट्स कॉल्ड एज अ मैक्रोफैज. अगर आप शेप देखोगे ना तो यू कैन सी इट हैज अमीबा लाइक शेप, या फिर डब्ल्यूबीसी का शेप होता है ना, विच हैज दिस स्मॉल 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 यू कैन से सूडोपोडिया जिसको बोलते हैं ना, वैसा लेग लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं. सो अमीबॉइड शेप्ड सेल्स आर देयर. अगेन लार्ज, वन ऑफ द लार्ज सेल्स फाउंड इन दिस पर्टिकुलर टिश्यू, एंड दे आर अमीबिक इन शेप. ठीक है, अमीबॉइड, अमीबॉइड इन शेप मतलब क्या, दे आर नोन टू टेक आउट देयर सूडोपोडिया. तो ये सेल्स क्या करते हैं, सपोज फॉर सम रीजन इफ द टिश्यू इज अटैक्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, then the pseudopodia will come out and the pseudopodia will swallow and engulf that microorganism. To swallow and engulf the microorganism process known as phagocytosis. Phagocytosis का मतलब आता है to swallow and engulf the microbes or any foreign substance. ठीक है, that is known as the phagocytosis. So macrophages are basically phagocytic in nature. Macrophages are no WBCs are different. WBC is one of the WBC is also called as macrophage. ठीक है, one of the WBC is known as the type of macrophage. लेकिन macrophage is completely different है, WBCs are completely different. खुशी को मेरा हैंडराइटिंग ही समझ में नहीं आ रहा. टू स्वॉलो एंड एनगल्फ द माइक्रोब्स और एनी फॉरेन सब्सटेंस, ऐसा मैंने लिखा है. समझा खुशी? Yes, sir. सो दैट इज द वर्क कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस. ठीक है, द वर्ड इज फैगोसाइटोसिस. ठीक है. ओके, द थर्ड सेल विच वी हैव इज द मास्ट सेल. मास्ट सेल बोलने का, मस्त सेल बोलने का नहीं इसको. इट इज नोन एज मास्ट सेल. मैक्रोफेजेस टिश्यू में ही रहता. हाँ, मैक्रोफेजेस टिश्यू में ही रहेगा अमन, ब्लड में नहीं होता है. ठीक है. एंड मास्ट सेल क्या करेंगे, सो मास्ट सेल्स आर नोन टू प्रोड्यूस अ केमिकल सब्सटेंस नोन एज हिपैरिन. अभी हिपैरिन क्या होता है, इट्स एन एंटी कोएगुलेंट सब्सटेंस. Anticoagulant matlab the one which prevents the clotting of the blood. So that is the work done by the mast cells. Because if you remember, हम लोगों ने discuss किया था that it is rich in blood supply, right? याद है क्या? Yes, sir. हाँ, तो बेसिकली मैक्रो यहाँ पे मास्ट सेल का काम रहता है टू प्रोड्यूस अ सब्सटेंस कॉल्ड एज हिपैरिन व्हिच प्रिवेंट्स दिस क्लॉटिंग मैकेनिज्म. But most important one which the mast cell is going to release is the histamine. Very important chemical substance. And histamine is a substance which brings about the primary reaction. Okay, and that is how it induces the inflammation. Primary reaction of the body against any form of injury is done by the substance known as histamine. कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ऐसे बैठे आराम से, कोई फ्रेंड आता है और फाट से कान के पीछे लगा देता है गाल पे, और वो फ्रेंड हमारा एकदम गोरा गोरा है, तो क्या होगा? व्हाट यू विल सी देयर, ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा आपका? सर उनका जो स्किन है ना वो रेड होगा. वेरी गुड, उनका स्किन रेड होगा. गुड. उसके बाद हाँ, लाल हो जाएगा, रेड होगा, वही होगा ना, टोमेटो उन्हें लाल ही होगा. बराबर यादव. उसके बाद क्या होगा? इन्फ्लेमेटेशन होगी. वो भी हमें मारेगा बोल रहा है अमन.
अच्छा ओके, जैसे मैंने बताया ना कि एकदम गोरा है, चलो अभी अमन बोल रहा है मारेगा वगैरह, तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ कि एक लड़का है और उसने एक लड़की को आई लव यू बोल दिया और वो लड़की को पसंद नहीं और उसने खट से कान के पीछे दे दिया पटाक करके, ठीक है। तो लड़के के गाल, लड़का एकदम गोरा गोरा है, तो लड़के के गाल के ऊपर ऐसा रेडनेस आएगा, है ना, हैंड प्रिंट आएगा, वेरी गुड स्नेहा। और वो हैंड प्रिंट को अगर हम लोग क्लोजली देखते हैं ना तो उधर रहता है स्वेलिंग, थोड़ा सा ऐसा, जहां जहां पे भी ऐसा हैंड प्रिंट रहेगा वहां वहां पे आपको ऐसा स्वेलिंग दिखेगा, यानी वो एरिया स्वोलन दिखेगा, लाल कलर का रहेगा और वो एरिया आपको स्वोलन दिखेगा। सर हैंड और भी के गाल के ऊपर लगेगा ना? हाँ लगेगा ना, फिर हाथ भी दिखेगा ना आपको मस्त एकदम, लेकिन वो ऐसा ना रेड रेड पैचेस दिखेंगे ना तो ऐसे स्वेलिंग दिखेगा उसमें। और क्या होगा, और क्या होगा, हाँ करेक्ट भक्ति, गर्म हो जाएगा, देयर विल बी हीट, है ना, हीट प्रोड्यूस होती है, सो गर्म हो जाएगा। और क्या आएगा, वेरी गुस्सा। गुड, सब लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है लगता है, मम्मी डैडी का मार खाया है लगता है सब लोगों ने। सर हाँ, हीट प्रोड्यूस होगा, बराबर है, हीट आ गया, हीट तो मैंने लिख लिया। और क्या होगा, इन्फ्लेमेटेशन होगी। इन्फ्लेमेटेशन, ये क्या होता है भाई, मतलब अमन बोल रहा है सर मैं अभी भी खाता हूँ। ओके चलो ठीक है, आप लोग एक वर्ड की तरफ आ रहे हो, उस वर्ड की तरफ मैं बाद में आऊंगा। सानिका ने कुछ बोला है मुझे और ये स्टूडेंट ने भी कुछ बात किया था, लेकिन देखो रेडनेस आया, स्वेलिंग आया, हीट आया, यानी टेम्परेचर वो रीजन का धीरे धीरे बढ़ने लगा, ठीक है। फिर उसके बाद ना कभी कभी इतना जोर से पड़ता है कि सेंसेशन ही फील नहीं होता है वहां पे, है ना, ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। सो देर इज बेसिकली लॉस ऑफ सेंसेशन, है ना, और यू कैन से लॉस ऑफ फंक्शन। गेट इन दिस, यस सर। गुड। और उसके साथ ऑब्वियसली किसी ने जोर से मारा है तो भाई दर्द तो होगा ही ना, तो पेन तो आएगा ना, वो तो किसी ने बताया नहीं। मैंने जो एग्जांपल दिया है वहां पे दो जगह पे पेन होगा, एक गाल पे एक दिल पे, लेकिन पेन तो आएगा, करेक्ट, यस और नो। यस सर। हाँ चलो, पेन तो होगा बेचारा, वो लड़के को बहुत पेन होगा कि अरे क्या हो गया। चलो अभी ये क्या है पता है क्या, these are all, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेडनेस इज नोन एज रूबोर, स्वेलिंग इज नोन एज ट्यूमर, ठीक है, हीट इज नोन एज कैलोर, पेन इज नोन एज डॉलर, DOLR, and loss of sensation or loss of function is known as function, functional, FUNCTIO, functionalasia, it is called as function। गंदा हो गया हैंड राइटिंग मेरा, रुको एक मिनट, मैं जितना अच्छा निकालने की कोशिश कर रहा हूं उतना वो गंदा हो रहा है। ओके, सो it is called as functionalasia, मतलब लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये सब मिलकर क्या बन गया, ये सब मिलकर बन गया है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोन एज इन्फ्लामेशन। और ये इन्फ्लेमेशन कौन ला रहा है, दिस इन्फ्लेमेशन इन आवर बॉडी इन द टिश्यूज इज डन बाय द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन, क्योंकि हिस्टामाइन क्या करता है, ब्लड को डायलेट कर देता है, ब्लड वेसल्स को, ब्लड वेसल्स डायलेट हो गए तो ब्लड जमा हो जाएगा, ब्लड जमा हो गया तो हीट आएगा, रेडनेस आएगा, बराबर है, ब्लड जमा हो रहा है करके ट्यूमर आएगा, स्वेलिंग आएगा, फिर नर्व एंडिंग स्टिमुलेट हो जाते हैं तो पेन होता है, सेंसेशन कभी कभी निकल जाता है तो लॉस ऑफ फंक्शन रहता है। तो ऐसे ये सारे फंक्शंस आते हैं हिस्टामाइन के। Sir, but heparin is produced by hepatocytes. Yes, heparin is produced by hepatocytes also. Heparin is produced by one of the WBC called as basophil also. Heparin in this connective tissue is produced by a mast cell also, ऐसा है। डायलेट का मतलब बड़े हो जाते हैं, उनका जो ल्यूमेन जो रहता है ना कैविटी, वो कैविटी का साइज बड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं डायलेशन, करेक्ट।
तो ये सब हो गया आपका साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन लाने का काम कौन करेगा? दैट इज व्हाट इज रिटन हियर, इट डायलेट्स द ब्लड वेसल्स एंड इंड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन का काम कौन कर रहा है? हिस्टामाइन, व्हिच इज कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ साइन वेयर द बॉडी इज ट्राइंग टू डिफेंड। तो ऐसा बंगाली में गोल गोल बोलने का, डॉलर रूबोर ट्यूमर कैलोर, ऐसा बंगाली में हम लोग गोल 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 बोलेगा तो जो हो जाएगा इन्फ्लेमेशन। ओके, तो ऐसा ये हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्फ्लेमेशन का, समझा सबको? सर हीट के नीचे क्या लिखा है? हाँ, हीट के नीचे क्या लिखा है? इसके नीचे, हीट के नीचे लॉस ऑफ सेंसेशन ओके और सर। लॉस ऑफ फंक्शन, और लॉस ऑफ फंक्शन। Dia was disconnected. Could you repeat the answer for heparin? बाप रे, heparin is basically बेटा hepatocytes में भी प्रोड्यूस होता है। heparin is produced in the blood by WBCs, that is basophil. heparin is produced here in mast cells also. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक जगह पे heparin प्रोड्यूस हो गया तो बाकी कोई प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता है। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, चलो हो गया। सर हिपैरिन वाला स्लाइड, हिपैरिन वाला ही है ना ये? अच्छा, हिपैरिन वाला स्लाइड मतलब क्या है? यही तो, ये दिस वन। फिनिश्ड? सर प्लीज गिव माइक ऑप्शन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। So that is the work done by the mast cells, और mast cells के बाद एक important सेल आता है, that is adipocyte। अभी adipocyte का काम क्या रहेगा? It's a type of cell which is known to store the fat. So storage of fat is a function of the adipocytes. Adipo मतलब adipose, site का मतलब आता है सेल। एंटीकोएगुलेंट का वैष्णवी मीनिंग आता है प्रिवेंशन ऑफ क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में हमारे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग होना नहीं चाहिए। अगर क्लॉटिंग हो गया तो ब्लड ब्लॉक हो जाएगा, है ना? ब्लड में छोटे 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 क्लॉट्स हो गए तो हार्ट बंद हो जाएगा काम करना। सो दैट शुड नॉट हैपन। इसके लिए हिस्टामाइन लगता है या हिपैरिन लगता है, नॉट हिस्टामाइन, हिपैरिन। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा चार इंपॉर्टेंट सेल्स। कौन कौन से चार इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं? सबसे पहला सेल कौन सा आएगा? द फर्स्ट सेल इज नोन एज, यस, Fibroblast. फाइब्रोब्लास्ट। सेकंड सेल इज नोन एज Macrophage. Macrophages. मैक्रोफेजेस। थर्ड सेल इज नोन एज Mast cells. मास्ट सेल। मस्त सेल ने बोलने का, उसको बोलने का मास्ट सेल। और फोर्थ सेल इज कॉल्ड एज द एडिपोसाइट। Adipocytes. एंड एज आई सेड, दिस इज द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू। ये सबसे बड़ा टिश्यू है जो हमारे बॉडी में हम लोगों को मिलता है। द मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, चलो 1-2 मिनट जरा मैं पानी पीता हूँ। आई विल बी बैक, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स।
ओके, शैल वी चालू करें? Yes, sir. तो ये हो गया हमारा एडिपोस, सॉरी, ये हो गया हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, दैट्स कॉल्ड एज द एरियोलर टिश्यू. ओके, नाउ the next tissue which we have here is called as the adipose tissue. Now adipose tissue is nothing but the fatty connective tissue, the one which is known to store the fat. Okay, now this tissue is made up of the cells. These cells are known as adipocytes. So adipose connective tissue में फिर से हम लोगों को मैट्रिक्स और सेल्स देखने हैं. बट रिमेंबर, सेल्स इतने बड़े होते हैं कि उनका ना जो स्पेस रहता है, उनकी वजह से है ना ब्लबर की तरह दिखता है, तो वो स्पेस एकदम कम कर देते हैं. So very little matrix is present in these cells, and whatever matrix which is present between the cells, it is nothing but the fibers. Okay, so the tissue which helps in the storage of the fat, okay, so that is known as the adipose tissue. तो देखते हैं कि इसके cells और ये क्या होता है. As I said, it is present just under the skin. अच्छा, why it is present under the skin? क्योंकि the fat present under the skin will help in, yes, anyone? Insulation. Insulation. Very good. And maintains body's heat. तो हमारे बॉडी का हीट मेंटेन करने के लिए काम में आएगा. So that is the work done by the adipose connective tissue. Okay, so this is very important. So the one which is present just below the skin. ठीक है, it's a type of modified areolar tissue where we will find that it will be made up of these specialized cells called as the adipocytes. अगर आप एडिपोसाइट्स को अच्छे से देखोगे ना, सो दिस सेल्स विच आर नोन टू स्टोर द फैट, तो इनका ना न्यूक्लियस जो रहता है ना, इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स पेरिफेरी. अगर आप देखोगे ना तो एकदम ऐसा साइड में ऐसा फेंक दिया जाता है, और ये पूरा जो है ना ये फैट टिश्यू है. सो इट जस्ट हैज 15% ऑफ साइटोप्लाज्म, बाकी पूरा फैट है. तो ये कैसे दिखता है? सो इट अपीयर्स लाइक अ सिग्नेट रिंग. सिग्नेट रिंग मतलब क्या? जो पुराने जमाने में ऐसा रिंग हुआ करता था जिसको ऐसा एक ये रहता था, सिंबल रहता था, जो ये करते थे ना, स्टैंपिंग करते थे, तो उस तरीके का. सो दैट्स कॉल्ड एज द सिग्नेट रिंग, हैविंग देयर ओन सिग्नेचर और साइन ऑन इट. सो दैट्स कॉल्ड एज द सिग्नेट रिंग. तो इस तरीके से दिखता है. इसके लिए उसको, दैट इज हाउ इट इज सीन. तो सील की तरह, जो पुराने जमाने में सील मारते थे, देखो एनवलप को क्लोज किया तो उसको सील मार के दे दिया, राइट? तो वैसा वाला, तो ये उस तरीके का रिंग रहता है, तो इसको बोलते हैं सिग्नेट रिंग. तो इट अपीयर्स लाइक दैट. सो दैट इज हाउ वी सी द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एडिपोसाइट्स. तो हम लोगों को एडिपोसाइट्स इस तरीके से दिखेंगे. नाउ इफ वी ऑब्जर्व एंड स्टडी द एडिपोसाइट्स, अभी एडिपो का मतलब आता है फैट, साइट का मतलब आता है सेल, द वन विच इज नोन टू स्टोर द फैट. एज आई सेड, बिकॉज ऑफ द स्टोरेज ऑफ द फैट, द न्यूक्लियस इज पुश्ड टू द कॉर्नर. न्यूक्लियस चला जाता है एकदम कॉर्नर में, एंड इट हैज हार्डली एनी साइटोप्लाज्म. ठीक है, बिकॉज द एंटायर सेल इज फिल्ड विद द फैट. तो साइटोप्लाज्म इसमें आपको दिखेगा ही नहीं, एकदम कम दिखेगा. जो भी रहेगा वो पूरा फैट डिपोजिशन ही रहेगा. ठीक है, इज इट क्लियर? इजी है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इसके लिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ. Sir, यस, बोलो. sir, so adipocytes are included in areolar tissue or adipose tissue? एडिपोस टिश्यू बेटा, अभी यहाँ पे देखो ना हेडिंग क्या है. Okay. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हमारा हो गया. ये जो चल रहा है वो एडिपोस टिश्यू चल रहा है. Sir, because हमने areolar में भी पढ़ा था ना adipocytes. लेकिन एरियोलर में एडिपोस टिश्यू रहता है, लेकिन वहां पे वो इंसुलेशन का ही काम करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा, लेकिन नंबर कम रहेगा. ये ऐसा टिश्यू है जो सिर्फ एडिपोसाइट से बना हुआ है. Okay, sir. आनंद को, अमन को लास्ट स्लाइड चाहिए. कौन सा लास्ट स्लाइड रे बाबा? ये इसके पीछे वाला. ये क्या है? ये वाला? सर और पीछे इंफॉर्मेशन नहीं है क्या एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू की? कुछ नहीं है, इंफॉर्मेशन सारा मैं बड़बड़ कर रहा हूँ. इतना ही है. ओके सर.
What is the function of this tissue? तो ये सबसे पहला तो काम आएगा, it will act as a source of energy. If you remember, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, primary source of energy for the body is the carbohydrates, secondary source is going to be for fat, and finally the proteins. ठीक है, so source of energy here is going to be the fat, तो fat से भी मिलता है. Cushioning effect में काम में आएगा as a cushion. ठीक है, तो हर एक ऑर्गन, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, all the organs are surrounded by the adipose tissue or fat tissue. Okay, so that is another work which we have. It acts as an insulator, so insulation का भी काम करेगा. The fat tissue which is present under the skin will help to maintain the body's heat. Plus, it is also a solvent for vitamin K, E, D, A. If you remember, digestive system में हमने पढ़ा था केड़ा, right? So it helps in dissolving the fat soluble vitamins. And of course supports and protects the internal organ. जो मैंने अभी बताया कि internal organ हर जगह, every internal organ will be surrounded by the fat tissue, so it helps in the protection. ठीक है, so these are all the important functions of the adipose tissue. इसको लिख लो. हो गया? Yes, sir. आज वुडरिज के बच्चे नहीं है क्या? नंबर कम है आज एकदम. चलो ठीक है. नेक्स्ट, नाउ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप आते हैं. सबसे पहला टाइप आता है दैट्स कॉल्ड एज द ब्राउन एडिपोज टिश्यू एंड द सेकंड वन इज नोन एज द व्हाइट एडिपोज टिश्यू. Now, brown adipose tissue, which is basically reddish brown, which is actually looks like reddish brown because of the presence of the blood vessels. Okay, so it becomes reddish brown in color, whereas white is white. So this tissue will be present generally in the infants and the fetus. तो छोटे बच्चे होते हैं, देखो एकदम चब्बी चब्बी रहते हैं, गुब्बू गुब्बू रहते हैं, गोल गोल गाल रहते हैं उनके, और पूरा ऐसे लाल लाल रहता है ना. तो वो क्या है ना, दिस इज अ ब्राउन फैट बोलते हैं उसको. सो बेसिकली इट इज आल्सो नोन एज द पपी फैट. ठीक है, एकदम ऐसा चब्बी चब्बी होता है. आफ्टर अ पर्टिकुलर एज देन दिस फैट विल बी लॉस्ट एंड दिस फैट गेट्स रिप्लेस्ड बाय द व्हाइट एडिपोज टिश्यू. Okay, which is opaque due to many adipocytes, so it is present in the adults. तो यहाँ पे क्या होता है ना, अभी देखो डिफरेंस क्या होता है. In this particular tissue, जब ये fat tissue बढ़ता है हमारे बॉडी में, तो here the fat deposition will take place by increasing the number of cells. तो यहाँ पे cell division ज्यादा होता है, whereas here cell enlargement ज्यादा है. ठीक है, and that is how the fat tissue will grow. समझ में आ रहा है आपको ये? तो एक ही सेल है, ये बड़ा 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 होते जाएगा. So that is how it will grow in the adults. वहीं छोटे बच्चों में the cell will divide. Okay, अगर फैट ज्यादा डिपॉजिट करना है तो सेल का डिवीजन होगा, और जितना ज्यादा सेल का डिवीजन होता है मतलब सेल का साइज कम रहेगा. सो नेचुरली इट विल बी रिच इन ब्लड वेसल्स, तो वो पूरे ब्लड वेसल्स भी दिखते हैं, इसके लिए वो रेडिश ब्राउनिश कलर का दिखता है. दैट इज व्हाट इज नोन एज द ब्राउन एडिपोज टिश्यू. एम आई क्लियर विद दिस? Yes, sir. गुड, चलो ये कॉपी कर लो. पपी फैट, एंड दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द फैट टिश्यू विल इंक्रीज. यानी छोटे बच्चों में फैट बढ़ता है बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन, बड़ों में फैट बढ़ता है बिकॉज ऑफ सेल एनलार्जमेंट. कुशन का मतलब आता है प्रोटेक्शन. जैसे कोई ऑर्गन है, उसके ऊपर अगर फैट टिश्यू रहेगा ना, तो कहीं पे भी ऐसा अगर ऑर्गन हिलता है या फिर जर्क्स आते हैं ना, तो ऑर्गन डैमेज नहीं होगा. सो दैट्स कॉल्ड एज कुशनिंग इफेक्ट. वैष्णवी? Sir, can you explain about cell enlargement?
देखो क्या होता है, एडल्ट जब हम लोग हो जाते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो ये सेल्स का सेल डिवीजन नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर फैट बॉडी में फैट डिपॉजिट होते जाएगा, हम लोग ऐसा खाना खाएंगे जिससे फैट डिपॉजिट हो रहा है, तो सेल का साइज बढ़ते जाएगा, धीरे 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 सेल बड़ा होते जाएगा, वी कॉल दैट अ सेल एनलार्जमेंट। लेकिन वही अगर छोटे बच्चों में अगर फैट डिपोजिशन ज्यादा हो रहा है, तो सेल बड़ा नहीं होगा, सेल का डिवीजन होगा। Okay, ठीक sir. है, सो हियर द नंबर ऑफ सेल्स विल इंक्रीज, हियर द साइज ऑफ द सेल विल इंक्रीज, दैट इज द डिफरेंस। क्लियर? Yes, sir. लिख लो इसको। होने के बाद बोल दो डांसर। Done, sir. Done, sir. ओके, एक मिनट। हाँ, चलो नेक्स्ट। नाउ व्हेन एडिपोज टिश्यू इंक्रीजेस, जब एडिपोज टिश्यू बढ़ते जाता है बॉडी के अंदर, देन वी कॉल दिस कंडीशन एज ओबेसिटी। सच अ क्यूट पर्सन, whoever this person is, so we call this as obesity. obesity का मतलब क्या आता है, जब एडिपोज टिश्यू बढ़ते जाता है, बराबर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, सी क्या होता है ना, दो तीन चीजें, यू हैव अ नॉर्मल वेट, ठीक है, और यू आर ओवरवेट, आपके एज के और आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन ज्यादा है, एंड देन यू आर ओबीज। सो अ पर्सन हु इज ओवरवेट need not be necessarily obese. So obesity is completely different. But is this a kind of disease? No, it's not a type of disease, but it is known to invite many other diseases. इसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग बीमारियां लोगों को होना चालू हो जाता है। ठीक है, सो न्यू ब्लड वेसल्स आर फॉर्म्ड हियर। ये वाले फैट टिश्यू में जैसे जैसे फैट बढ़ते जाएगा, वैसे नए नए सेल्स और नए नए ब्लड वेसल्स बनते जाएंगे, एंड सिंस न्यू ब्लड वेसल्स आर गेटिंग फॉर्म, द मैकेनिज्म इज नोन एज एंजियोजेनेसिस। एंजियो का मतलब आता है ब्लड वेसल, जेनेसिस का मतलब आता है फॉर्मेशन। So it is nothing but the formation of the blood vessels. As the fat tissue starts increasing, फैट अगर बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो रहा है, टिश्यू अगर बढ़ते जा रहा है, तो ये टिश्यूज को ब्लड सप्लाई लगेगा, तो नेचुरली इनके जो ब्लड सप्लाई है वो नेचुरली बढ़ते जाएगा, अपने आप नया ब्लड वेसल्स डेवलप होना चालू हो जाएंगे। करेक्ट? सो फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ब्लड वेसल्स विल टेक प्लेस इन दिस टिश्यूज, दैट्स कॉल्ड एज द एंजियोजेनेसिस। ठीक है, सो ओबेस देयरफॉर इज मोर प्रोन टू सफर फ्रॉम ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इनको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आएगा, इनको डायबिटीज हो सकता है, इनको हार्ट कंप्लेंट्स हो सकते हैं, इनको जॉइंट के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग बीमारियां आना चालू हो जाती है व्हेन अ पर्सन इज ओबीज। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ये? सो ओबेसिटी इज नॉट अ डिसीज, बट ओबेसिटी इज नोन टू इनवाइट द डिसीजेस, उसकी वजह से बीमारियां होती है। ओके, आगे बढ़े। सर आपने वो फैट अगर बढ़ा, अपने वो फैट अगर बढ़ जाएगा तब डिसीजेस के चांसेस क्यों ज्यादा होते हैं? वो फिर से, अरे देखो मैंने क्या बताया कि जैसे यहाँ पे नया ब्लड वेसल्स बनना चालू हो गया, मतलब नया प्रेशर बढ़ने लगा ना ब्लड के ऊपर, क्योंकि अगर नए ब्लड वेसल्स बनते हैं तो नेचुरली इनको भी ब्लड सप्लाई लगेगा, मतलब हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट को ज्यादा ब्लड को पंप करना पड़ेगा, फोर्सफुली पंप करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज सिंथेसाइजिंग न्यू ब्लड वेसल्स। करेक्ट? सो नेचुरली हार्ट का अगर एक्टिविटी बढ़ जाता है तो हमारा ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाएगा, सो द ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज। ऐसा है, समझ में आ रहा है? Yes.
यस, हाउ टू कंट्रोल। साई प्रसाद बोल रहा है कि इसको कंट्रोल कैसे करने का। इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है बेटा, फैट डिपोजिशन कम करो, है ना। फैट डिपोजिशन एकदम कम कर दो। तो वो कैसा करोगे, बाय हैविंग अ प्रॉपर डाइट। ठीक है, तो हमारा डाइट बहुत अच्छा होना जरूरी है, जिसमें लेस ऑफ फैट्स, लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स भी ज्यादा नहीं खाने चाहिए। एंड वी शुड बी एबल टू डू रेगुलर एक्सरसाइज, वो बहुत जरूरी है। सर वो हार्ट अटैक अभी आ सकता है ना, अभी आ सकता है मतलब, अच्छा हार्ट अटैक भी आ सकता है, हाँ हार्ट अटैक भी आ सकता है, ट्रू इट इज। ठीक है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन अगर होता है, कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो टाइप ऑफ फैट ना, अगर उसका डिपोजिशन ब्लड वेसल्स में होगा तो ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगे, सो द पर्सन विल सफर फ्रॉम हार्ट अटैक, राइट। हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो फैट डिपोजिशन बहुत संभाल कर रहना पड़ता है अपने को। जितना ज्यादा फैट रहेगा उतना लाइफ में रिस्क ज्यादा है। सर सिद्धार्थ शुक्ला हैड कम, किधर? सिद्धार्थ शुक्ला इज गॉन, हैड कम नहीं भक्ति। अच्छा सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक ऐसा आया, ऐसा बोल रही है कि तू? हाँ ओके, सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आया लेकिन उसका रीजन फैट डिपोजिशन नहीं होगा ना, वो तो एक्सरसाइज करता था, तगड़ा था एकदम, हट्टा कट्टा था, तो उसका रीजन अलग रहेगा, करेक्ट। वो पता नहीं सानिका अल्कोहल है कि और क्या है, दैट आई डोंट नो, क्योंकि पता ही नहीं ना, हम लोगों ने उनका लाइफस्टाइल थोड़ी ना देखा है, ना ही हम लोगों ने किसी को देखा है ऐसा। रहेगा उनको कुछ मेंटल स्ट्रेस रहेगा या और कुछ प्रॉब्लम रहेगा, व्हाटएवर। ठीक है, सो एनीवेज वो तो बेचारा गया 40 की उम्र में ही। सर इट मे ऑल्सो बी, यस इट कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ मेडिसिन, ट्रू इट इज। कौन से टाइप के आप मेडिसिन खा रहे हो, अगर वो मेडिसिन बहुत ज्यादा रिस्की है फॉर द हार्ट, सो देयर आर चांसेस दैट यू विल गेट सच हार्ट अटैक्स, ऐसा हो सकता है, या फिर सडन हार्ट फेलियर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, गुड, चलो, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न। हाँ, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो ओके ओके ओके, क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए? सानिका को चाहिए लास्ट स्लाइड, सानिका को दिखा रहे हैं हम लास्ट स्लाइड। श्रद्धा ने हाथ ऊपर क्यों किया? ये वाला सानिका, श्रद्धा ने हाथ ऊपर किया। मीनल तू अभी आई? मीनल नहीं सर, तो किधर थी तू, भाग गई थी वापस? नहीं सर, मैं स्टार्टिंग से इधर ही हूँ। अच्छा ओके, ये चाहिए सानिका, सानिका डायग्राम मत निकाल। चलो, सो दिस इज हाउ द एडिपोज टिश्यू विल बी सीन। तो दो मेजर टिश्यूज हम लोगों ने पढ़ लिए, वन इज द एडिपोज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड द अदर वन इज द एडिपोज टिश्यू। अभी ना इसमें और दो इंपॉर्टेंट टिश्यूज आते हैं, क्योंकि फाइबरस टिश्यूज है ना, फाइबर्स के बने हुए हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एडिपोज टिश्यू में भी फाइबर्स होते हैं, लेकिन सर मैंने 2-3 बार मैसेज भी, ओके ओके मिनल, इट्स ओके,
फाइन, मैंने अभी जस्ट देखा कि तू है, दिख नहीं रही थी इसके लिए, ठीक है, नो वरीज। तो आई थॉट कि तू लेट आई। एनीवे, तो बेसिकली we need to understand now next important part. जैसे as I said, no, we are talking here about the fibrous tissue, fibers से बने हुए tissues। तो और दो important tissues है जो fibers से बनते हैं। कौन से? तो सबसे पहला आता है tendons और दूसरा आता है ligaments। So let us understand one by one. You must be having some idea about these tissues, tendons and ligament. So what are tendons? Tendons are the structures, are the is a type of tissue which connects muscles with the bones. जो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करता है उसको हमने क्या नाम दिया है? वी कॉल दैट एज टेंडन। सो नेचुरली ये मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट कर रहा है, मसल्स उसके साथ, उसकी वजह से बोन्स को अटैच्ड है, एंड दैट इज व्हाई इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। इसमें ताकत बहुत चाहिए, एंड दैट इज व्हाई it is made up of the collagen fibers. So it helps in extensions of the muscle. So it's like an extension of the muscles, and it's formed by the bundle of collagen fibers, or also known as the white fibers. So collagen fibers या फिर white fibers से ये बनता है, ठीक है। So that is how it is seen, and it helps in the movement. तो ये movement में काम में आता है, right? चलो लिखो, एक मिनट, I'll सबको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. मसल्स का काम क्या होता है? मसल्स बेसिकली हेल्प्स इन द मूवमेंट ना। लेकिन अगर जब तक, अच्छा मूवमेंट कब होगा? जब हमारे बोन्स हिलेंगे। तो जैसे मेरा ये हाथ है, इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, तो ये मेरा मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है? मसल्स की वजह से हो रहा है, बराबर है। माय मसल्स आर हेल्पिंग इन पुलिंग द बोन्स। तो ये वाले यहाँ के मसल्स है, यहाँ के मसल्स है, वो बोन्स को पुल कर रहे हैं। यहाँ के मसल जब पुल करेंगे तो मेरा हाथ ऐसे हो जाएगा। So it is like this. So muscles are known to pull the bone and can never push the bone. Okay? तो tendons क्या करते हैं? Tendons are attached to the bones and muscles. So they basically will help in pulling the bones. मतलब उनमें strength ज्यादा होना चाहिए और flexibility कम होनी चाहिए. So that is why tendons are made up of collagen fibers or the white fibers, which are known to be very tough. वो बहुत ज्यादा rigid और tough होते हैं. So tendons don't have yellow fibers. No, tendons will not have yellow fibers. ठीक है, because muscles are not elastic. Basically, muscles are contractile tissue. हम लोग muscular tissue में detail में पढ़ने वाले. They are known to just contract. They will never relax. तो मसल्स इलास्टिक नहीं होता है, दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, और वो कॉन्ट्रैक्शन भी होता है बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन देयर। पूजा मैडम ने हाथ ऊपर किया है, पूजा मैडम को हम लोग भेज देते हैं पैनलिस्ट में। यस, पूजा मैम चली गई है पैनलिस्ट में। अच्छा, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल आया है फ्रॉम वन ऑफ द स्कूल, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज।
ओके मैं आ गया वापस। शैल वी मूव अहेड नाउ? ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट आप लोगों को टेंडन वाला? ओके चलो, तो टेंडन आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है। दिस इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट, इट इज द लार्जेस्ट टेंडन कॉल्ड एज द अकिलीज टेंडन, थिकेस्ट टेंडन एंड द लार्जेस्ट टेंडन। आपके हिल के पीछे काफ मसल होता है ना पैर में, तो उसको अटैच करने वाला। अगर आप नेक को ऐसे एक्सटेंड करते हो तो यू विल बी एबल टू सी अ टेंडन हियर। आपको यहाँ पे ऐसे टेंडन दिखेगा इफ यू एक्सटेंड द नेक लाइक दिस, खींचने का। अगर आपने हाथ को ऐसे किया तो आपको यहाँ पे टेंडन्स फील होंगे, राइट? अगर आपने हाथ ऐसा रखा और हाथ को ऐसा थोड़ा सा बेंड किया और आपके जो ये रहता है ना रिस्ट, उसको थोड़ा सा बेंड किया, तो आपको यहाँ पे फील होगा टेंडन। तो अलग अलग जगह पे आपको बॉडी में टेंडन्स फील हो सकते हैं। दिस इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट टेंडन। हमारा जो हील बोन रहता है उसके ऊपर ये रहता है, विच अटैचेस टू दिस मसल। यहाँ पे ये ऊपर मसल है, ठीक है, इसको ये अटैच रहता है, काफ मसल बोलते हैं, और ऑल्सो नोन एज द गैस्ट्रोक्नीमियस मसल। द नेम ऑफ दिस मसल इज गैस्ट्रोक्नीमियस और काफ मसल। It is called as gastrocnemius, ठीक है, gastrocnemius muscle, or also called as the calf muscle. Calf muscle, I hope everyone is able to understand this. ठीक है, so it is considered as the largest and the strongest tendon in our body. Other examples are hamstring tendon. आप थोड़ा सा पैर बेंड करोगे तो आपको पीछे फील होगा ये वाला टेंडन, so you can feel that particular tendon. That's called as the this is called as hamstring muscle. ये वाला थाइज के पीछे रहता है ना, हैमस्ट्रिंग इंजरी वगैरह आपने सुना होगा कभी, क्रिकेटर्स में होता है ऐसा, तो दैट्स कॉल्ड एज हैमस्ट्रिंग मसल, और उसका ये टेंडन होता है, सो दैट्स कॉल्ड एज द हैमस्ट्रिंग टेंडन। ठीक है, ये वाला स्लाइड सानिका? Yes, sir. Done, sir. Okay, now so this is another example, hamstring muscle वाला example जो मैंने अभी आपको दिया। ठीक है, tendons के बाद then comes the next important part, that's called as the ligament. Now what is the location of the ligaments? So ligaments are present in the joints. ये हमेशा आपको joints में ही मिलते, बाकी कहीं नहीं मिलते। जैसे one bone is attached to the another bone. Suppose we have this bone here like this. तो मैंने अगर यहाँ पे ये एक बोन इस तरीके से निकाला है, तो इसके साथ यहाँ पे एक दूसरा बोन आएगा like this. So it has formed what? It has formed the joint. तो ये जो जॉइंट है इसको एक जगह पे पकड़ के रखने के लिए we will require this important structure. तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे लिगामेंट रहेंगे, इधर ऐसे लिगामेंट रहेंगे, इधर लिगामेंट रहेंगे, एंड दे विल हेल्प इन व्हाट? दे विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट। जैसे ये एक बोन है, ये दूसरा बोन है, बन गया जॉइंट, और ये जॉइंट को चाहिए सपोर्ट ताकि डिसलोकेशन ना हो, नहीं तो क्या हो जाएगा ना, बार बार जॉइंट इधर का उधर, उधर का इधर ऐसे होते रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहता है। सो एवरी, नो इट वोंट प्रिवेंट फ्रिक्शन सानिका, this will provide flexibility and support to the and stability to the joint, ताकि joint में dislocation ना हो। So it attaches bone with the bone, एक bone को दूसरे bone के साथ attach करने में काम में आता है, and it is formed by the bundle of elastic fibers. अभी ये elastic fiber से क्यों बनता है? क्योंकि ये अभी यहाँ पे इमेजिन करो ना, नी जॉइंट है, और ये नी जॉइंट का जो ये लिगामेंट्स है, अगर ये हमारे कोलेजन फाइबर से बनते हैं तो ये नी जॉइंट हिल ही नहीं पाएगा, तो यू वोंट बी एबल टू वॉक, करेक्ट? सो इट शुड बी फ्लेक्सिबल, आराम से ऐसे मूव होना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, दैट इज व्हाई इट विल बी मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर। यस, इंसान चल ही नहीं पाएगा अगर नी जॉइंट का टेंडन की तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा लिगामेंट का। ठीक है, and as I said, it is known to prevent the dislocation and provides flexibility. ठीक है, तो ये क्या करेगा? It will provide the flexibility to the joints. तो हमारे joints बहुत ज्यादा flexible हो जाते हैं because of this.
इज इट क्लियर? टेंडन्स फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे श्रद्धा, टेंडन्स विल बी टफ। वहां पे फ्लेक्सिबल कौन है? मसल्स है। आप लोगों को लगता है कि टेंडन्स फ्लेक्सिबल है, बट टेंडन्स आर नॉट फ्लेक्सिबल, लिगामेंट्स आर फ्लेक्सिबल। इसके लिए उनका स्ट्रक्चर भी देखो ना, टेंडन्स आर देयरफॉर मेड अप ऑफ व्हाइट फाइबर्स, राइट, विच इज वेरी टफ, कोलेजन का बनता है। एंड लिगामेंट्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? येलो फाइबर्स विच आर मेड अप ऑफ इलास्टिन, ये इलास्टिन से बनता है। So it provides flexibility and elasticity. ठीक है, so ऐसे ligaments रहेगा. So the strongest ligament is iliofemoral ligament. This is a ligament found in the hip joint. हमारे कमर के इधर जो जॉइंट होता है ना, जहां पे पैर जॉइंट रहते हैं विद द हिप बोन, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलियोफीमोरल लिगामेंट। नहीं खुशी, मसल्स का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। जहां पे भी जॉइंट्स है, जैसे ये फिंगर वाला जॉइंट है, ये सारे जॉइंट जो हम लोगों को दिख रहे हैं, ये वाले जो मैं हाथ घुमा रहा हूँ, सिंघम की तरह हाथ कर रहा हूं, तो ये जो जॉइंट्स है ना, हर एक जॉइंट के अंदर क्या रहेगा? लिगामेंट। ठीक है, सो एवरी जॉइंट विल हैव द लिगामेंट, इतना याद रखो। कौन सा पिक्चर चाहिए बाबा तुझे टेंडन का? अमन, टेंडन का ये वाला, ये देखो कौन सा भी, दिस इज हैमस्ट्रिंग टेंडन। हो गया? यस सर, डन। चलो, now ये ligament, this is considered as the iliofemoral ligament, considered as the strongest ligament, connects ilium with the femur. Femur is the thigh bone, ilium is the hip bone. hip bone का एक पार्ट होता है, उसको हम लोग ilium बोलते हैं। ठीक है, ये जो पूरा दिख रहा है ना आपको ऐसा वाला, this is called as the ilium. This is pubis and this is ischium. ये तीनों मिलकर बनता है एक बोन, उसको हम लोग बोलते हैं हिप बोन। तो इस तरीके से कनेक्टेड है, so that is considered as the strongest ligament. Okay, so we have the strongest tendon and this one is the strongest ligament. Okay, so tendons will attach muscles to the bone, ligament will attach bones to the bones. Tendons are basically formed by collagen fibers, whereas ligaments are formed by the elastic fibers. So that is the difference between the tendons and ligament. तो कहीं पे भी confuse मत होना, tendons will always be present in the joints, ligaments will always be present in the joints and nowhere else, whereas tendons will be present where the muscles are getting attached to the bones. ठीक है, so that is how we see the difference between the tendon and ligament. इसको लिख लो। सर एक बार लास्ट स्लाइड, एक बार बोल के तू बार बार लास्ट स्लाइड देख रहा है। फिनिश्ड? डन। डन? ओके, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अरे बाप, एक क्या है लास्ट स्लाइड? लास्ट स्लाइड श्रद्धा, कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए बेटा? टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर बेसिकली स्केलेटल टिश्यू, ऐसा आप बोल सकते हैं, क्योंकि स्केलेटल के साथ है ना ये, लेकिन फाइब्रस टिश्यू है ना, ये पूरे फाइबर्स से बनते हैं। फिनिश्ड? Yes, sir.
चलो अभी नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी योर कार्टिलेज. नाउ कार्टिलेज एंड बोन्स इज बेसिकली अ टाइप ऑफ स्केलेटल टिश्यू. ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है. तो पिना ऑफ द ईयर, ये वाला पार्ट, दिस वन, ये पूरा रीजन, दिस इज बेसिकली द स्केलेटल टिश्यू. मतलब ये कार्टिलेज है, लेकिन ये अगर आप देखोगे ना तो ये मसल है, ईयर लोब जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो पूरा मसल है. Right, so basically it's a tough but at the same time flexible tissue and it forms the endoskeleton of the vertebrates. हमारे बॉडी में बहुत सारी जगह पे कार्टिलेज प्रेजेंट. इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द बोन. सपोज ये एक बोन है, ये दूसरा बोन है, यहाँ पे कार्टिलेज रहेगा, इधर कार्टिलेज रहेगा, एंड देन दे विल अटैच टू ईच अदर. सो एवरी एंड ऑफ द बोन विल हैव द कार्टिलेज. टिप ऑफ द नोज हैज कार्टिलेज. आप लोगों को याद रहेगा, मैंने यहाँ पे आपको बताया था ट्रेकिया इज कवर्ड बाय द रिंग कार्टिलेज, है ना, तो वहां पे भी कार्टिलेज मिलेगा. रिब्स आर अटैच्ड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज. ठीक है, सो हर यस एपिग्लॉटिस, वेरी गुड सानिका वालिम्बे, एपिग्लॉटिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ कार्टिलेज. पिना ऑफ द ईयर अ टाइप ऑफ कार्टिलेज. तो इतनी सारी जगह पे आपको कार्टिलेज मिलेगा. ठीक है, सो दैट इज आल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू. Now, what this cartilage will be made up of? तो कार्टिलेज में भी मैट्रिक्स रहेगा, कार्टिलेज में भी सेल्स रहेंगे. So let us understand the matrix and the cells of the cartilage. Now, the cartilage basically will have this white fibrous tissue. ठीक है, it is surrounded by the white fibrous tissue and cartilage का जो ऊपर जो पूरा लेयर आता है white fibrous tissue का, that is known as perichondrium. पेरी का मतलब आता है अराउंड, कॉन्ड्रोस, और कॉन्ड्रोस का मीनिंग आता है कार्टिलेज. सो इट्स अ टिश्यू व्हिच इज प्रेजेंट अराउंड द कार्टिलेज, सो कॉल्ड एज पेरिकॉन्ड्रियम, which is a type of white fibrous tissue and it is rich in the blood vessels and nerves. So perichondrium के ऊपर रहेंगे आपके blood vessels and nerves. ठीक है, and this perichondrium will enclose the matrix. Now what is matrix? It is the part other than the cells. तो cells छोड़ा तो बाकी का सारा जो flexible tissue है, so that is nothing but the matrix. ठीक है, सानिका कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए बेटा आपको? आलोक कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए? सानिका घोड़के. सर कार्टिलेज का स्टार्टिंग. ये वाला. यस. हो गया? यस सर. ओके, पेरिकॉन्ड्रियम सबको समझ में आया? क्योंकि सारे टिश्यूज को, जैसे सारे ऑर्गन्स को कवरिंग होता है, वैसे कार्टिलेज को भी अपना कवरिंग होता है, which is made up of white fibrous tissue called as the perichondrium and is rich in the blood vessels. और इसके अंदर क्या रहेगा? तो उसके अंदर रहेगा मैट्रिक्स. So it encloses the matrix. Okay. Now if you observe this, अगर हम लोग सेल्स की बात करते हैं ना, तो if you can see here, छोटे 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 ऐसे कैविटीज बने हुए. So in the inner margins of the perichondrium, a layer of immature dividing cells called as chondroblasts are seen. ये जनरली कहाँ रहते हैं? They are present on the margins of the perichondrium. Perichondrium इधर पूरा कवरिंग है, तो उसके मार्जिन्स पे, यानी perichondrium से नजदीक लेयर ऑफ इमैच्योर एंड डिवाइडिंग सेल्स. जो सेल्स डिवाइड होते हैं, ऐसे इमैच्योर सेल्स होते हैं, मतलब नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड. सो दीज इमैच्योर सेल्स आर नोन एज द कॉन्ड्रोब्लास्ट. कॉन्ड्रोस का मीनिंग आता है कार्टिलेज, ब्लास्ट का मीनिंग आता है सेल. सो द इमैच्योर सेल इज नोन एज कॉन्ड्रोब्लास्ट. वहीं अगर आप थोड़ा सा देखोगे, सो कॉन्ड्रोब्लास्ट आर कॉल्ड एज द कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स. Because they are constantly dividing, so they will help in formation of the cartilage. But if you observe here, अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखते हो, तो यहाँ पे ना एक ऐसा कैविटी बन गया है, and within this cavity you will find that the mature and non-dividing cells are present. मतलब few of the chondroblast only will mature in the lacunae itself. ठीक है, and then they will stop dividing. वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं
and then they start forming a cell known as chondrocytes, which are also known as cartilage cells. तो फर्क देखो क्या है, chondroblast कैसा रहता है, chondroblast is present on the margins near the perichondrium, मतलब बाहर का जो कवरिंग है उसके नजदीक ये सारे chondroblast cells रहेंगे, and these cells are immature and dividing, यानी वो डिवाइड होते रहते हैं, so they will help in making the cartilage. बट जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाएगा ना, it stops dividing. तो अगर ये लैक्यूना है तो विद इन दिस कैविटी, तो ये एक्चुअली एक ऐसा कैविटी है जिसको नाम दिया है लैक्यूना. सो इसके अंदर इन द नंबर ऑफ 2 to 4 यानी 2 या 4 के नंबर में वी हैव नॉन डिवाइडिंग मैच्योर सेल्स नोन एज द कॉन्ड्रोसाइट्स और आल्सो कॉल्ड एज द कार्टिलेज सेल्स. इज इट क्लियर? मतलब ये मैच्योर हो गया तो इन्होंने डिवीजन बंद कर दिया, एंड कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस, दो स्पेसेस आर कॉल्ड एज द लैक्यूने. मतलब ये जो कैविटी की मैं बात कर रहा था, सो दैट कैविटी इज नोन एज द लैक्यूने. समझ में आ रहा है सबको ये? हेलो, कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स, इसमें फर्क समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, chondroblasts are present on the margins near the perichondrium, and they are small, dividing and immature cells. Whereas chondroblast will only mature and will give rise to non-dividing cells called as chondrocytes or also called as the cartilage cells. ठीक है, तो उनमें से ही chondrocytes बनना चालू हो जाएंगे. So this is how they will look. So each lacunae has 2 to 8 half moon shaped chondrocytes. Half moon shaped is like this. अगर मैं 4 cells यहाँ पे निकालता हूँ, तो जैसे for example we will have a cell like this, a cell like this, a cell like this and a cell like this. तो एक lacunae के अंदर ऐसा ये 4 chondrocytes. So 2 से 8 ये नंबर रहता है. यूजुअली इट इज 2 to 4. ओके, या फिर 2 रहेंगे तो 2 कैसे रहेंगे, तो ये एक ऐसा हाफ मून शेप, ये एक ऐसा हाफ मून शेप लाइक दिस, तो ये 2 हो गए. सो लाइक दिस द सेल्स विल बी प्रेजेंट. ठीक है, एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट आर गोइंग टू सीक्रेट अ मैट्रिक्स, मतलब प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स सीक्रेट करने का काम कौन करेगा? कॉन्ड्रोब्लास्ट, व्हिच इज कॉल्ड एज द कॉन्ड्रिन. So it makes the cartilage tough but yet flexible, क्योंकि cartilage tough भी है और flexible भी है, मतलब cartilage को आप फाड़ नहीं सकते हो लेकिन आराम से उसको flexibility यानी हिला सकते हो. लेकिन उसको हम लोग ऐसे खींच के पेज की तरफ फाड़ दिया तो that is not possible. हो नहीं सकता है वो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टफ रहता है. At the same time it is flexible also. So this tough and flexible protein is what? So that protein is known as the chondrin. So neither it is yellow fibers nor it is white fiber. It's a specialized protein called as the chondrin, which makes this particular structure, matlab matrix of the cartilage, tough yet flexible. And who's going to secrete that? It will be secreted by the chondroblast. इसके लिए आप previous slide देखोगे तो previous slide में मैंने बताया था कि chondroblasts are known to make the cartilage. ठीक है, वो cartilage बनाने का काम करते हैं. And there is polysaccharide which is present in the matrix of the cartilage, which is known as chondroitin. The pronunciation is chondroitin, D-R-O-I. ठीक है, so there is this polysaccharide present. Polysaccharide is basically a type of carbohydrate, so that is known as the chondroitin. तो 2 chemical substance हो गए, एक protein called as chondrin which makes the cartilage tough and yet flexible, and then we have chondroitin ऐसा. ठीक है, सो इस तरीके से ये 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. एंड कॉन्ड्रोइटिन बेसिकली हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द सेल्स, तो वो नरिशमेंट का काम करते हैं. पॉलीसैकेराइड है तो वो पूरी तरह से नरिशमेंट का काम करेगा, विल प्रोवाइड प्रॉपर नरिशमेंट टू द सेल्स. सब समझ में आ रहा है? हेलो. Yes, sir. Sir, can you explain me again? व्हाट? Sir, these slides, my network issue. योर नेटवर्क इशू. ओके, चलो अभी देखो 2 पार्ट्स होते हैं ना, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू में 2 पार्ट होते हैं, तो कार्टिलेज के भी 2 पार्ट है. पहला पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स, और दूसरा पार्ट आता है दैट्स कॉल्ड एज द सेल्स. तो यहाँ पे कार्टिलेज में 2 टाइप का सेल्स है. कौन सा? सबसे पहला आता है दैट इज नोन एज कॉन्ड्रोब्लास्ट, और दूसरा जो सेल आता है दैट इज नोन एज कॉन्ड्रोसाइट. करेक्ट?
अच्छा, कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या करता है? कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होता है ना, दे स्टार्ट सिक्रेटिंग अ सिक्रीशन नोन एज कॉन्ड्रिन, which is a type of protein which provides toughness at the same time flexibility to the cartilage. प्लस इसके साथ साथ एक पॉलीसैकेराइड रिलीज करते हैं that is known as chondroitin, and chondroitin is basically a nourishing tissue. और ये दोनों मिलकर, कॉन्ड्रिन एंड कॉन्ड्रोइटिन मिलकर बनता है मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज। ठीक है, अब समझा? Yes, sir. Sir, the chondrin protein is not a part of the chondrin protein दिया is a part of the matrix only ना, अभी बताया ना मैंने। Polysaccharide basically is known as chondroitin which is nourishing, जो सेल्स को नरिशमेंट का काम करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कार्टिलेज डज नॉट हैव अ डायरेक्ट ब्लड सप्लाई, लेकिन फिर भी इसके सेल्स को नरिशमेंट तो मिलना चाहिए ना, ब्लड सप्लाई है ही नहीं इनको डायरेक्ट, तो नरिशमेंट कहां से मिलेगा? तो नरिशमेंट विल बी गिवन बाय द कॉन्ड्रोइटिन। कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए वैष्णवी? दिस वन? हो गया? फिनिश? हेलो, बाकी सबने सब लिख लिया? सबने सब लिख लिया? हाँ, चलो। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मैट्रिक्स, फिर कार्टिलेजेस की भी अलग अलग टाइप्स आते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, जो भी टाइप्स आते हैं ना, दे आर नॉट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल्स। जो एपिथेलियल टिश्यू में हमने पढ़ा था, तो वो सेल्स के ऊपर टाइप्स थे। यहाँ पे टाइप्स आर नॉट बेस्ड ऑन द सेल्स, द टाइप्स आर बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स। सो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस। कौन कौन सा? तो सबसे पहला आता है, दैट्स कॉल्ड एज द हाइलाइन कार्टिलेज। Sorry, second one is known as the fibro or white cartilage. Third one is known as elastic or yellow cartilage, and the last one is known as calcified cartilage. ओके, तो ऐसे 4 अलग अलग टाइप के कार्टिलेजेस। अभी नाम से ही पता चलता है, हाइलाइन कार्टिलेज इज बेसिकली अ शाइनी मटेरियल व्हिच फॉर्म्स दिस। फाइब्रो कार्टिलेज, द वन व्हिच इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइबर्स, मतलब वो टफनेस ज्यादा देगा। इलास्टिक कार्टिलेज व्हिच इज मेड अप ऑफ येलो फाइबर्स, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा। कैल्सिफाइड कार्टिलेज इज द वन व्हिच इज बेसिकली मेड अप ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट्स। ठीक है, पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहला, द फर्स्ट वन हियर इज नोन एज द हाइलाइन कार्टिलेज। नाउ व्हाट इज हाइलाइन कार्टिलेज? सर एक छोटा ब्रेक 5 मिनट का। क्यों रे, अभी कितना बजा है? 5:40 तो हो गया भाई, क्यों आपको ब्रेक चाहिए? डू यू वांट अ ब्रेक? No, sir. नहीं ना? ये देखो लास्ट स्लाइड। आलोक, फिनिश्ड? चल ना, सबसे पहला जो टाइप आता है दैट इज हाइलाइन कार्टिलेज। सेकंड वन इज द फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, थर्ड वन इज नोन एज द इलास्टिक कार्टिलेज एंड द फोर्थ वन इज नोन एज कैल्सिफाइड। तो देखो स्ट्रक्चर्स सबके अलग अलग है। हाइलाइन कार्टिलेज में स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। फाइब्रो कार्टिलेज में यू कैन सी फाइबर्स आर मोर। इलास्टिक कार्टिलेज में भी आपको फाइबर्स ज्यादा मिलेंगे। कैल्सिफाइड में आपको फाइबर्स बहुत कम मिलेंगे, और यहाँ पे ग्रैन्यूल्स ज्यादा दिख रहा है आपको हाइलाइन कार्टिलेज में। तो पढ़ते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। सबसे पहला आता है दैट इज हाइलाइन कार्टिलेज। सो मैट्रिक्स इज ब्लूइश व्हाइट जेल और ग्लास लाइक, एकदम ऐसे चमका हुआ दिखता है। ठीक है, so it's going to be white gel or glass like matrix, and generally this cartilage is present at the end of the long bones, मतलब हर एक जॉइंट के अंदर। क्या हुआ? क्या हुआ? अचानक किसी ने तो भी चिल्लाना चालू किया था। एनीवे, सो बेसिकली एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स एंड द रिब्स विल हैव द हाइलाइन कार्टिलेज, क्योंकि हमारा जो रिब केज है ये मूव होता है ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। आप फील करके, रिब केज हमारा मूव होता है
एक मिनट, हाँ ओके। सो हमारा रिपकेज मूव होता है, तो अगर ये रिपकेज मूव हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है? सो इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द हाइलाइन कार्टिलेज। सो रिब्स आर द बोन, दिस बोन, ये बीच वाला जो बोन है इसको स्टर्नम बोलते हैं। दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड, यू कैन सी हियर दे आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, right? So basically they are present at the end of the long bone, so they reduces the friction, provides flexibility and also known to absorb the shock, है ना? जैसे जॉइंट है तो हम लोग जंप मारते हैं तो जोर से एक दूसरे के ऊपर ऐसे दो बोन्स दो एक दूसरे के ऊपर ऐसे डैश हो सकते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द शॉक एंड प्लस इट प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन। दो बोन्स के बीच में अगर ऐसे कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहा है तो उसकी वजह से फ्रिक्शन होगा, सो दैट फ्रिक्शन विल आल्सो बी प्रिवेंटेड बाय द हाइलाइन कार्टिलेज। So it's a specialized protein which is like a white gel or glass like substance, and it is known to reduce the friction, provides flexibility and is known to absorb the shock. ठीक है? So nasal septum is another example which we have. ठीक है? फिर यहाँ पे मेरे ख्याल से ये पीछे क्या गया, एक मिनट, हाँ सपोर्ट क्या कुछ भी, ओके एनीवे नेजल सेप्टम होता है। नेजल सेप्टम मतलब ये वाला बीच वाला, तो वो लाइक यू नो दिस वन फ्लेक्सिबल है। आप पीछे जहां पे चश्मा पहनते हैं वो पीछे वाला स्ट्रक्चर देखोगे ना तो वो बोन का बना हुआ है, आगे का स्ट्रक्चर बना हुआ है हाइलाइन कार्टिलेज का। फिर लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियल ट्री, जिसके ऊपर ये पूरा होता है ना, रिंग कार्टिलेज बोलते हैं हम लोग उसको। सो दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज व्हिच प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ द ट्यूब्स, ताकि ट्यूब्स ऐसे बंद ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए, तो उसके लिए ये काम में आता है। Correct? So it is providing that type of support. So it prevents the collapse of the tubes. So that is the work done by the hyaline cartilage. समझ में आ रहा है सबको ये? ठीक है? So it's a specialized protein, a white gel and glass-like protein which helps in all these different types of unique functions. Clear everyone? Yes, sir. शॉक एब्जॉर्बर का मीनिंग आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया ना कि जॉइंट है, हम लोग भाग रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ द शॉक होता है, लेकिन जो जर्क्स आते हैं ना तो वो जर्क्स के कारण बोन्स डैमेज नहीं होंगे। सो वन ऑफ द रीजन व्हाई द बोन्स विल नॉट गेट डैमेज्ड इज बिकॉज ऑफ दिस। श्रद्धा समझ में आ रहा है? गुड। नेक्स्ट कार्टिलेज इज द फाइब्रो कार्टिलेज और ऑल्सो नोन एज द व्हाइट कार्टिलेज। So again the matrix fibro या फिर white बोला है ना, so the matrix will be made up of what? Matrix will be made up of the collagen tissue. तो कोलाजन से ये पूरा मैट्रिक्स बनता है, कोलाजन फाइबर से, एंड कोलाजन फाइबर्स विल प्रोवाइड व्हाट? कोलाजन फाइबर्स विल प्रोवाइड टफनेस, लेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोर रिजिडिटी। नाउ दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल। यहाँ पे ना एक जॉइंट बना हुआ है, दिस इज हिप बोन, ओके, और दो हिप बोन को मिलकर फ्रंट रीजन में, हमारे फ्रंट रीजन में एक जॉइंट बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस और सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो ये ऐसा जॉइंट है जिसके बीच में कार्टिलेज है, तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, बट इट प्रोवाइड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। करेक्ट? तो यहाँ पे एक ऐसा जॉइंट बना हुआ है बिकॉज ऑफ दिस। या फिर दो वर्टिब्रा के बीच में कार्टिलेज रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क, राइट? जैसे ये एक बोन है, ये दूसरा बोन है, और दोनों के बीच में सपोज ये कार्टिलेज है, तो इस तरीके से बना हुआ, ठीक है। तो बीच में जो वीडियो में अगर आप मेरे देखोगे तो बीच में दो हाथ के बीच में एक डिस्क बना हुआ है, सो दिस इज नोन एज, दिस इज कॉल्ड एज द कार्टिलेज। तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज, एंड दिस कार्टिलेज इज प्रेजेंट बिटवीन द टू वर्टिब्रल बोन्स, इसके लिए उसको बोला गया है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। गेट इन दिस? आप लोगों ने कभी स्लिप डिस्क ऐसा नाम सुना होगा, सुना है कभी स्लिप डिस्क? है ना? हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये देखो, ये नर्व फाइबर्स कैसे इधर से बाहर आ रहे हैं, बराबर है, ऐसे, राइट? और ये बीच में जो दिख रहा है ना आपको डार्क कलर का, दैट्स अ डिस्क। कभी अगर ये गलती से इसका पोजीशन बदल गया ना तो इट स्टार्ट्स कॉम्प्रेसिंग द नर्व्स, तो ये नर्व्स को कॉम्प्रेस करते हैं,
उसकी वजह से या तो पैरालिसिस होगा या फिर पेन होगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ नर्व। ठीक है, तो ऐसा ये बेसिकली इंपॉर्टेंट fibrocartilage or also known as the white cartilage. So it provides strength, helps in shock absorption and also provides slight flexibility, not much but slight. इंटरवर्टिब्रल डिस्क की वजह से भी वर्टिब्रा, दो वर्टिब्रा के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, तो दोनों वर्टिब्रा एक दूसरे से अलग रहेंगे, प्लस इट विल हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द शॉक, ताकि जर्क की वजह से बोन्स डैमेज ना हो। क्योंकि हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हम लोग साइकिल पे जाते हैं, हम लोग रनिंग करते हैं, हम लोग जंप करते हैं, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाके, तो दैट दे आर ऑल कॉल्ड एज द शॉक्स। सो हमारे बॉडी को, बोन्स को कंटिन्यूअसली ऐसे शॉक्स बैठ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बोन्स को कुछ होता नहीं, बिकॉज ऑफ वन ऑफ द रीजन, दैट इज द कार्टिलेज। Okay, so this is your fibrocartilage. So the strongest and the most rigid cartilage which is found in the body is the fibro or white cartilage. So this is considered as the strongest one. Write this down. Done? तो सर अगर हमने स्पाइनल कॉर्ड पे कुछ लगा तो मंकी बोन को क्यों पेन होता है? ऐसा किधर है खुशी? सायटिका का जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत ही अलग है बेटा। अच्छा, अभी स्पाइनल कॉर्ड यानी ये बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम, तो नॉट नेसेसरी कि आपका जो टेल बोन है उसको कुछ तकलीफ होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन जो आप सायटिका की बात कर रहे हो ना, तो सायटिका इज बेसिक, सायटिक नर्व होता है, पैर में रहता है। ठीक है, इट्स अ नर्व विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड रन्स इनटू द लेग्स। तो वहां पे सायटिक नर्व जहां से बाहर निकल रहा है, उधर अगर ये डिस्क प्रोलैप्स हुआ है या फिर डिस्क का पोजीशन बदल गया है, तो सायटिक नर्व स्टार्ट्स गेटिंग कॉम्प्रेस्ड। अगर वो कॉम्प्रेस हो गया तो उसकी वजह से पेन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सायटिका। समझा खुशी? खुशी समझ में आ रहा है? पैर में होता है खुशी, वो इट इज इन द लेग, सायटिक नर्व, पैर में पीछे की तरफ। सो इट रन्स फ्रॉम द लंबार रीजन, कमर से लेके नीचे पूरा टो तक जाता है पीछे से, सो दैट्स कॉल्ड एज सायटिक नर्व। तो उसका इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको सायटिका बोलते हैं। ठीक है सर, जब हम ज्यादा देर तक बैठने के बाद झट से उठते हैं तब खटैक ऐसा आवाज क्यों आता है? पता नहीं ये क्या है, झट से उठते तो खटैक आवाज आता है। सो इट कुड बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ द लिगामेंट्स में भी। जब आप बात करिए, जैसे अभी ये उंगलियों में होता है ना, ऐसे आवाज आते हैं, हम लोग ऐसे आवाज करते हैं कभी कभी। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली स्ट्रेचिंग ऑफ द लिगामेंट्स। तो हम लोग जब इसको बेंड करते हैं तो वो लिगामेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसा खटैक आवाज नहीं आना चाहिए, अमन, प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। Yes, sir. खुशी, आपका डाउट क्लियर हो गया ना बेटा? Yes, शिखू, sir. हाँ चलो, नेक्स्ट वन इज द इलास्टिक और येलो कार्टिलेज। अभी नाम से पता चलता है, अगेन इट्स द कार्टिलेज which is going to provide flexibility. So it has the thread like elastic fibers and it provides the flexibility. जैसे external ear or auricle, then the nose tip. ओके, तो इसमें भी लेयर रहेगा, मतलब डबल दोनों भी है। ठीक है, सो नोज टिप रहेगा, सो इट सपोर्ट्स एंड मेंटेन्स द शेप, एकदम टिप ऑफ द नोज।
ठीक है, ये नोज के पीछे वाला ये रीजन, फिर ये वाला रीजन, तो ऐसे 3 अलग अलग रीजन है। तो एकदम नोज टिप पे आपको ये वाला कार्टिलेज मिलेगा, दैट इज इलास्टिक और येलो कार्टिलेज, जिसमें क्या प्रोवाइड हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी। दिस वन एक्सटर्नल ईयर ऑरिकल, ठीक है, यहाँ पे कैन यू सी दिस, ये वाला, ये भी एक छोटा सा रीजन आता है इधर की तरफ। So that is also a type of cartilage which is elastic as well as elastic और yellow cartilage. तो ये एक आपका elastic cartilage का example. Epiglottis is also type of elastic और yellow cartilage, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा flexibility है. So it prevents the entry of the food into the trachea, है ना? So this is also another important cartilage which we have. Last slide ये देख लो. Done. Shall we? Yeah. Yes, sir, done. So epiglottis is another example of the elastic और yellow cartilage. बहुत ज्यादा नहीं है इसके examples, जितने हैं वो हम लोगों ने बोल दिया, और नाम से पता चलता है when we say yellow और elastic cartilage मतलब it is made up of the fibers which are made up of elastin. ठीक है, fibers are made up of elastin, so they will provide more flexibility than the strength. Comparatively strength कम रहेगा. And the last one is the calcified cartilage. Calcified cartilage मतलब क्या? The one which is rich in the calcium salts, so deposits. So cartilage in which calcium salts are deposited in the matrix. तो matrix में पूरे calcium salts deposit होना चालू हो जाएंगे. So we call this as the calcified cartilage. जैसे for example ये वाला plate होता है, ठीक है, this plate is known as the epiphyseal plate found in the long bones of the infants. Infants मतलब baby, छोटे छोटे babies होते हैं ना, so उनमें ये पहले शुरू में होता है. So it occurs prior to the replacement of the bone and then it will get replaced by the bones. ठीक है, बाद में ये बेबी जैसे धीरे धीरे डेवलप होता है और जैसे वो चलना शुरू करता है, मतलब by the age of 7th or 8th month this will be lost. तो ये कार्टिलेज रहता है. दिस इज कॉल्ड एज एपीफाइजियल प्लेट. इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन इन इन्फेंट्स. छोटे बेबीज जो होते हैं ना आफ्टर द बर्थ, तो उस टाइम पे रहता है टिल अराउंड 7 months एज. एक बार इन्होंने खड़ा रहना या चलना चालू किया तो उसके बाद ये एपीफाइजियल प्लेट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ बोन, तो वो रिप्लेस होके बन जाता है बोन. तो ऐसा ये calcified cartilage also occurs in old age when the joints they lose mobility. तो joint जैसे बुढ़ापे में ऐसा होता है ना कि joints mobility मतलब joints का जो flexibility वो रुक जाता है, so they start becoming more and more stiff. तो उधर जो cartilage रहता है ना, it starts getting replaced by the calcified cartilage. So hyaline is getting replaced by calcified cartilage. तो उसकी वजह से वो toughness यानी थोड़े से rigid हो जाते हैं joints. So they lose the mobility, तो freely move नहीं हो पाते हैं joints. Okay, so this is the typical calcified cartilage which we have. कौन सा last slide चाहिए? दिया ये वाला. Sir, I did not want. अच्छा ठीक है, तो पहला ही वाला मैसेज था तेरा. डन. Calcified cartilage is clear. 4 कार्टिलेजेस पढ़े हम लोगों ने. कौन कौन सा? सबसे पहला फर्स्ट कार्टिलेज इज नोन एज हाइलाइन कार्टिलेज. सेकंड कार्टिलेज इज नोन एज white cartilage, और फाइब्रो कार्टिलेज. थर्ड कार्टिलेज इज नोन एज yellow elastic cartilage, और येलो कार्टिलेज. एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड एज Calcified calcified. और हर एक कार्टिलेज का अपना नाम है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ मैट्रिक्स इट हैज. क्लियर? Yes, sir. गुड. चलो, तो ये हो गया हमारा कार्टिलेज का पार्ट. अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज द बोन्स. लेकिन अभी बोन्स में अभी नहीं चालू करूंगा. बोन्स वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, क्योंकि अभी इसमें डिटेल्स आएंगे बहुत सारे, तो ये बहुत बड़ा रहेगा. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर नाउ बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट 6 नाउ. 5:56 हुआ है. ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ. बाय. Bye, sir. Thank you, sir.
बाय बाय बच्चा। खुशी नेक्स्ट टाइम पूछ लेना फिर से डाउट तेरा। बाय बाय Okay. सर। बॉय बॉय बाय बाय बेटा। खुशी मस्त बाइक पे दिखती है। बाय Bye. Good day, sir. बाय बाय।